सुप्रभात बच्चों, मैं आपको टोपी शुक्ला पाठ का सारांश भेज रही हूँ। इसके लेखक राही मासूम रजा हैं। राही मासूम रजा का जन्म 1 सितंबर 1927 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गंगोली गांव में हुआ था। इन्होंने फिल्मों में पटकथा, संवाद और गीत लिखे। प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत से इन्हें पटकथा एवं संवाद लेखन में विशेष ख्याति प्राप्त हुई। 15 मार्च 1992 ईस्वी को इनका निधन हो गया। इन्होंने बहुत सी रचनाएं भी लिखी। इस पाठ का परिचय इस प्रकार से है। प्रस्तुत पाठ में लेखक राही मासूम रजा ने बताना चाहा है कि अपना वह होता है जिसमें अपनापन प्राप्त होता है, चाहे उसका धर्म, जाति, संप्रदाय कुछ भी हो। जिसमें अपनापन नहीं मिलता उसे कोई बच्चा तो अपना नहीं मान सकता। उसका कारण यह है कि बचपन प्रेम के रिश्ते के अलावा किसी और रिश्ते को स्वीकार नहीं करता। निश्चल वृद्ध मन की भी कुछ ऐसी ही दशा होती है। टोपी शुक्ला पाठ का कथानक टोपी इसी अपनेपन की खोज में भटकता नजर आता है। उसे यह अपनापन दिखाई देता है अपने दोस्त इफ़न में, उसकी दादी माँ में, उसके घर की नौकरानी सीता में और अपने ग्रामांचल की बोली में। उस पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जिसके आंचल की छाँव में बैठकर वह प्रेम सागर में गोते लगा रहा है, उसका रहन सहन, उसका खान पान, रीति रिवाज और सामाजिक हैसियत क्या है। बच्चों, अब हम टोपी शुक्ला पाठ का सार पढ़ेंगे। टोपी शुक्ला व इफ़न की दोस्ती चौथी कक्षा में पढ़ते हुए हो गई थी। टोपी हिंदू ब्राह्मण है, उसका नाम बालभद्र नारायण शुक्ला है। इफ़न मुसलमान है, उसका नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा है। टोपी इफ़न को इफ़न के नाम से पुकारता है। इफ़न को बुरा तो बहुत लगता था, परंतु वह बोलता नहीं था। नाम को लेकर लड़ने वालों में से वह नहीं था। इफ़न के दादा व परदादा, दादा के पिताजी जो होते हैं वो परदादा यानी परदादा होते हैं वो मौलवी थे। वे कट्टर परंपरावादी थे। वे वहीं पैदा हुए और वहीं मरे, लेकिन वसीयत करके मरे कि मरने के बाद लाश करबला ले जाई जाए। उनके पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन मरे तो, लेकिन ऐसी कोई वसीयत करके नहीं मरे। इफ़न की परदादी नमाजी बीबी थी, वह भी कट्टर परंपरावादी थी। दादी नमाजी रोज़े की पाबंद थी, लेकिन कट्टरवादी नहीं थी। इस समय उसके घर में उसकी बाजी और अम्मी भी थे। उसके पिता बनारस के कलेक्टर थे। इफ़न की जो दादी थी वह जमींदार की बेटी थी। उन्होंने अपने मायके में खूब घी दूध पिया था। उनकी शादी एक मौलवी के साथ हो गई थी। ससुराल के जो रीति रिवाज थे वही उनको मानने पड़े। वे बड़ी दयालु थी। उनका मन हमेशा अपने घर जाने के लिए किया करता था, लेकिन वे अपनी बेटी की शादी में खूब गाना बजाना चाहती थी, लेकिन मौलवी की पुत्रवधू होने के कारण उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं मिली। जब इफ़न के दादा की मृत्यु हो गई तो उन्होंने इफ़न की छठी पर खूब गाना बजाना किया, खूब जश्न मनाया, खूब मज़े किए। इफ़न भी अपनी दादी से खूब प्यार करता था। उनकी जो दादी थी वह उसे अच्छी तरह तरह की कहानियाँ सुनाया करती थी। घर के बाकी लोग तो उसको डांट भी देते थे, लेकिन दादी ने इफ़न को कभी नहीं डांटा और ना उसका दिल दुखाया। टोपी का इफ़न की दादी से लगाव। जो टोपी था वह इफ़न के घर आया जाया करता था। उसे इफ़न की दादी से बहुत लगाव था। इसका कारण क्या था कि वह जो दादी थी वह टोपी की और दादी की भाषा एक ही थी, पूर्वी भाषा थी उनकी। अपने परिवार से उसे इतना प्यार नहीं मिलता था, जबकि इफ़न की दादी उसे बहुत प्यार करती थी और अपने पास बिठाकर उससे बातें किया करती थी। दादी से उसे अपनापन व प्रेम इफ़न की दादी से उसे अपनापन और प्रेम मिलता था, जिसके कारण वे दोनों एक अनजाने अटूट रिश्ते में बंध गए थे। इसमें और टोपी का जो परिवार है, टोपी के परिवार में उसके पिता डॉक्टर भृंग नारायण शुक्ला नीले तेल वाले, और जो माता है वह राम दुलारी, दादी सुभद्रा देवी, बड़ा भाई मुन्नी बाबू, छोटा भाई भैरव और नौकरानी सीता थी। माता पिता उसका कोई विशेष ध्यान नहीं रखते थे। टोपी की दादी हमेशा टोपी को डांटती रहती थी। बड़ा भाई
मुन्नीलाल हमेशा उसकी चुगली लगाया करता था। इसके बाद टोपी को अपने परिवार से प्यार नहीं मिलता था। एक दिन भोजन की मेज पर बैठे हुए टोपी ने अपनी माँ से को अम्मी कह दिया। इस शब्द को लेकर घर में अम्मी शब्द सुनते ही घर में भूचाल आ गया। खाना खाते खाते सबके हाथ रुक गए। दादी सुभद्रा देवी खाना छोड़कर खड़ी हो गई। उन्हें लगा कि हमारी परंपराएं टूट गई हैं और हमारा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया है, क्योंकि जो टोपी है, टोपी की माँ को लगा कि उसका लड़का मुसलमानी प्रभाव के रंग में रंग गया है। उसने टोपी को खूब मारा। कभी भी इफ़न के घर न जाने के लिए कहा, मतलब उसने कहा उसकी माँ ने कि कभी भी तुम इफ़न के घर नहीं जाओगी। लेकिन टोपी ने उसकी एक न सुनी और इफ़न के घर न जाने की बात नहीं मानी। बच्चों, यह 2 पाठ बड़ा होने के कारण आपको इसका जो सार है 2 भागों में बांट दिया गया है। इसका एक पहला भाग आपको भेजा गया है और दूसरा भाग अगली बार भेजा जाएगा। धन्यवाद।